जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। सारी की सारी खबरें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं खबरों में क्या है। तो पहली खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली की हवा काफ़ी जहरीली बन चुकी है। सांस लेने में भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। उसी के साथ खबर आ रही है मुंबई से कि मुंबई से अब एनसीबी ने अपने हाथ में जांच ले ली है। आर्यन खान की एसआईटी गठित की है और समीर वानखेड़े को जांच से हटा दिया गया है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आई है। लेकिन एनसीबी ने इस पर अभी ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। उसी के साथ खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। कश्मीर के श्रीनगर में अब बर्फबारी शुरू हो गई है। पर्यटकों का भी जमावड़ा वहां पर अब लग रहा है। काफ़ी लोग घूमने जा रहे हैं। बर्फबारी के कारण ठंडक भी काफ़ी बढ़ चुकी है। उसी के साथ दिवाली के मौके पर खबर आ रही है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी दिवाली सेलिब्रेट की है कमला हैरिस के साथ इस बार। और खाद्य तेल की कीमतों को लेकर भी बड़ा अपडेट है, तो जानेंगे समाचार में क्या है। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज़ की न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, न्यूज़ अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 6 नवंबर 2021 और दिन हो चुका है शनिवार। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते पहली बड़ी खबर की ओर। तो पहली बड़ी खबर में है पॉल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर। भाजपा ने लोगों को पटाखे फोड़ने के लिए उकसाया, गोपाल राय का बयान। जी हाँ दोस्तों, अभी दिल्ली की हवा काफ़ी पोल्यूटेड हो चुकी है। उसमें सांस लेने में भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश की प्रॉब्लम हो रही है। दिवाली के बाद और पराली जलाने की घटनाओं से दिल्ली की हवा काफ़ी पॉल्यूटेड हो गई है, प्रदूषित हो गई है। आप तस्वीर में देख सकते हैं। उसी के रिलेटेड ये खबर आ रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने पटाखे फोड़ने को धर्म से जोड़कर लोगों को इस पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए उकसाया है। गोपाल राय ने कहा कि राजधानी की वायु गुणवत्ता पराली जलाने की घटना और प्रतिबंध के बावजूद कुछ लोगों द्वारा पराली जलाने पर दीपावली पर पटाखे फोड़ने के कारण खराब हुई है। उन्होंने कहा कि नवंबर में दिल्ली का बेस पोल्यूशन जस्त का तस बना रहा। केवल 2 कारक जुड़े, पटाखे और पराली जलाना। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने पटाखे नहीं फोड़े। मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर पटाखे फोड़े। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि भाजपा ने उन लोगों को ये सब करने के लिए उकसाया है। त्योहारी सीजन से पहले दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2022 तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। इससे पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल के खिलाफ एक आक्रामक अभियान भी चलाया था। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी ने यह भी कहा कि दिवाली की रात 8 बजे के बाद आतिशबाजी के कारण दिल्ली में 10 PM और 2.5 सांद्रता में बड़े बदलाव हुए हैं। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अगले समाचार में एनसीबी ने कहा एसआईटी करेगी क्रूज ड्रग्स केस की जांच, किसी अधिकारी को हटाया नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, खबर ऐसी आ रही थी कि समीर वानखेड़े को इस जांच से हटाया गया है। उसी के रिलेटेड ये खबर है। क्या है खबर में जानेंगे। स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े विवादास्पद क्रूज मादक पदार्थ जब्ती मामले की जांच की जिम्मेदारी को समीर वानखेड़े के नेतृत्व वाली एजेंसी की मुंबई क्षेत्रीय इकाई से ले लिया है। एनसीबी ने क्रूज मामला तथा 5 अन्य मामलों को मुंबई इकाई से लेकर एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी को सौंप दिया है। एनसीबी के उप महानिदेशक उत्तर पश्चिम क्षेत्र मुथा अशोक जैन ने शुक्रवार को बताया कि कार्रवाई प्रशासनिक आधार पर की गई है और चूंकि इन 6 मामलों के व्यापक और अंतर्राज्यीय प्रभाव है, इसलिए उन्हें दिल्ली में संचालन इकाई को स्थानांतरित कर दिया गया है। मतलब वही की वही बात हुई दोस्तों। अभी समीर वानखेड़े से केस लेकर अभी दूसरी टीम को दे दिया गया है। समीर वानखेड़े को निकाला नहीं गया, मतलब इस जांच से निकाला गया है। अब समीर वानखेड़े इस जांच पर, इस केस पर और ज्यादा काम नहीं करेंगे। एसआईटी इस पर काम करेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है केरल सरकार ने कहा हम पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम नहीं करेंगे, दिया बड़ा बयान।
जी हाँ दोस्तों, केरल सरकार ने पेट्रोल पर बड़ा बयान दिया है। क्या है खबर में जानेंगे। विपक्ष की आलोचना के बावजूद केरल सरकार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य की गंभीर वित्तीय स्थिति के कारण पेट्रोल और डीजल पर टैक्स को कम नहीं कर सकते हैं। राज्य के वित्त मंत्री एन बालगोपालन ने कहा कि जब तक कई राज्यों ने कोविड-19 अवधि के दौरान ईंधन में वृद्धि की, तब तक हमने कोई भी कर नहीं लगाया। उपकर की शुरुआत केरल ने आम लोगों को परेशानी को देखते हुए ऐसा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न राज्यों में हाल के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगे झटके के कारण केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रजा में काफी गुस्सा हो गया था, भारत के लोगों में काफी गुस्सा हो गया था मौजूदा सरकार के खिलाफ, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बहुत ही हद से ज्यादा परेशानी के लेवल तक बढ़ गई थी। इसलिए लोगों को थोड़ा कूल डाउन करने के लिए बीजेपी ने ये फैसला लिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में है 90 दिन की सरकार है, 50 दिन हो गए हैं पर मुद्दे हल नहीं हुए। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने साधा पंजाब के सीएम चन्नी पर निशाना। जी दोस्तों, सिद्धू क्या चाहते हैं? क्या वो सीएम बनना चाहते हैं पंजाब के, या उनके माइंड में और कुछ चल रहा है? ये अभी खुलकर सामने नहीं आया है। पहले तो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार को ही तोड़ डाला, उसके जगह अब चरणजीत सिंह चन्नी सीएम हैं। अब उन पर भी निशाना साधते हैं, अपनी ही पार्टी के सीएम को बार बार निशाना बनाते हैं, उनकी गलतियां निकालते हैं। क्या है खबर में जानेंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर सूबे के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा 90 दिन की सरकार है, 50 दिन हो गए हैं, 2 पैनल जाकर आ गए हैं। बेअदबी के मामले को लेकर उन्होंने कहा, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ है। मेरे मुख्यमंत्री के साथ कई मतभेद नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो पंजाब के लिए कर रहा हूँ। अगर आज मैं बोल रहा हूँ तो पंजाब के लिए बोल रहा हूँ। इन दोनों मुद्दों पर मुख्यमंत्री कल परसों तक फैसला कर सकते हैं, लेकिन वो कल परसों ही कर रहे हैं। सिद्धू ने चन्नी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 40-50 दिन में इस सरकार ने बेअदबी के मामले और नशे की रिपोर्ट खोलने की दिशा में कौन सा रुझान दिखाया है? क्या पंजाब नहीं चाहता कि विधानसभा में रिपोर्ट पब्लिक की जाए? 1.25 महीने पहले पैनल भेजा गया था, जबकि समस्या 1 हफ्ते में हल हो सकती है। 90 दिन की तो सरकार है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी हालिया मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में जानेंगे। बीजेपी के पूर्व मंत्री सहित कई नेताओं को किसानों ने मंदिर में बनाया बंधक, भारी पुलिस बल तैनात। तो दोस्तों, रोहतक हरियाणा से ये खबर आई है। रोहतक जिले के गांव किलोई में किसानों द्वारा पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री और भाजपा नेता मनीष ग्रोवर सहित कई बीजेपी नेताओं को बंधक बनाए जाने का मामला ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन किसान बंधक बनाए गए नेताओं को छोड़ने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। दरअसल बंधक बनाए गए सभी भाजपा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ के कार्यक्रम को लाइव देखने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहाँ किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में नेताओं को बंधक बना लिया है। मौके पर तनाव को देखते हुए अन्य जिले से पुलिस फोर्स भी बुलाई गई है। किलोई गांव स्थित मंदिर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। भाजपा नेता मनीष ग्रोवर को मंदिर से निकालने के लिए सोनीपत से भी पुलिस पहुंची है। किसान चाहते हैं कि बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर उनसे माफी मांगे व इस मांग पर अड़े हुए हैं कि तीनों काले कृषि कानून वापस जाए। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी ही जोरदार खबर है। किसानों ने अब अपना बल दिखाना शुरू कर दिया है। हरियाणा रोहतक से ये खबर आई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में है जिस जगह नमाज पर लगी थी रोक, वहां आज विश्व हिंदू परिषद ने की गोवर्धन पूजा। जी हाँ दोस्तों, गुरुग्राम यानी गुड़गांव से ये खबर आ रही है। पहले तो मुसलमानों का विरोध किया विश्व हिंदू परिषद ने, अब उसी जगह जिस जगह मुसलमान नमाज पढ़ते थे उसी जगह पर उन्होंने आरती की। मतलब धीरे धीरे मुसलमानों को परेशान करना शुरू हुई है, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति उसकी विचारधारा में मानने वाली सरकार है, इसलिए इन चीजों का हल नहीं आता। आए दिन हम देखते हैं कि दलितों और मुसलमानों पर जातिगत अत्याचार और धर्म विरोधी अत्याचार होते ही रहते हैं। ये एक तरह का इंटरनल आतंकवाद है जिसको सरकार हमेशा प्रमोट कर रही है। तो देखें अब विश्व हिंदू परिषद ने क्या गुल खिलाया है और किस तरीके से मुसलमानों को परेशान किया है। हरियाणा के गुरुग्राम में जिन 8 जगहों पर खुले में नमाज करने की रोक लगाई गई है, उनमें से एक जगह पर विश्व हिंदू परिषद ने गोवर्धन पूजा का आयोजन किया है। शहर में पहले 37
जगहों पर खुले में नमाज की अनुमति थी, लेकिन कुछ जगहों पर स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से 8 जगहों पर नमाज की अनुमति रद्द कर दी गई है। उन्हीं में से एक जगह गुरुग्राम के सेक्टर 12 में, जहां पर शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम किया गया। गुरुग्राम प्रशासन ने नमाज पढ़ने के लिए निर्धारित की गई 37 जगहों में से 8 जगहों को लिस्ट में से हटा दिया है। आपको बता दें कि 37 जगह हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों की आपसी बैठक के बाद तय की गई थी। इस हफ्ते मंगलवार को जिला प्रशासन ने गुरुग्राम शहर में तय 37 जगहों में से 8 स्थलों पर नमाज की अनुमति वापस ले ली है। गुरुग्राम पुलिस के एक बयान में अधिकारियों ने कहा कि निर्णय स्थानीय निवासियों और निवासी कल्याण संघों की आपत्ति के बाद लिया गया था। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों की सालों से नमाजें पढ़ी जा रही है, सालों से इन्हीं जगहों पर आरतियां हो रही है, सालों से किन्हीं जगहों पर किसी भगवान का मंदिर है या मजार है या कोई चर्च है, तो लोगों को तो परेशानी सालों से होती नहीं है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस की मानसिकता वाले, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, नीची जाति वाले लोगों को दबाना चाहते हैं और मुसलमानों को हटाना चाहते हैं, उन्हीं की ये राजनीति है, उन्हीं की मानसिकता वाले लोग ये काम करते हैं। गुरुग्राम पुलिस के उपायुक्त यश गर्ग ने एक उप विभागीय मजिस्ट्रेट एसीपी स्तरीय पुलिस अधिकारी, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के सदस्यों और सामाजिक संगठनों की एक समिति का गठन किया था, ताकि उन स्थानों की सूची की पहचान की जा सके जहां शुक्रवार की नमाज भविष्य में की जा सकती है। गर्ग ने मंगलवार को कहा था कि पिछले 2 दिनों में मैंने दोनों समुदायों से प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की है, एक समिति का भी गठन किया है और यह आने वाले दिनों में सभी हित धारकों के साथ विचार विमर्श करेगी और समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दोस्तों, जगह पर आरती तो हो गई है, इसका मतलब कि लोग शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, फिर भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे जातिगत विरोधाभास और दंगे भड़कने की भी आशंका है। फिर भी रूलिंग पार्टी इन्हें सपोर्ट करती है, इसीलिए इनकी दादागिरी लोकतंत्र में चल रही है और ताकतवर कमजोर को दबाया जा रहा है। ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा घोर अपमान है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, दिवाली के बाद जहरीली हुई हवा। सुप्रीम कोर्ट के जज बोले बाहर का मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज एस रविंद्र भट्ट ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की मात्रा अधिक है और बाहर मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको बता दें कि एक पुस्तक के विमोचन समारोह में दिवाली के बाद बड़े प्रदूषण के संदर्भ में जस्टिस भट्ट ने कहा कि मेरे यह कहने पर आप चौंक जाएंगे कि आज सब कुछ बहुत अच्छा है, तो यह समारोह है क्योंकि बाहर का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में दिवाली की शाम 6 बजे पीएम 2.5 कणों की मात्रा 243 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की थी, जो शुक्रवार सुबह 9 बजे बढ़कर 410 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गई, जो कि सुरक्षित मानक से 7 गुना ज्यादा है। मतलब दिल्ली की हवा में प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की तरफ। अगली न्यूज अपडेट में है, महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल पर वैट घटेगा या नहीं, शरद पवार करेंगे सरकार से बात। जी हाँ दोस्तों, शरद पवार की ओर से एक न्यूज आई है। अब महाराष्ट्र में जो पेट्रोल डीजल है उस पर वैट घटेगा या नहीं, इस पर बातचीत करने के मूड में है शरद पवार। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी घटाई जाने के बाद तमाम राज्य सरकारों ने भी वैट घटा दिया है, जिससे आम लोगों को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से थोड़ी राहत मिली है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अभी इस संदर्भ में कोई फैसला नहीं लिया है, जिसे लेकर अब राज्य सरकार में हिस्सेदार दल यानी कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का बयान आया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का कहना है कि उन्हें इस मामले में राज्य सरकार से बात करनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के सुझाव के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि राज्य का जीएसटी का जितना पैसा केंद्र के पास बकाया है वह उसे रिलीज कर दे, उसके बाद ही राज्य सरकार वैट घटाने को लेकर फैसला करेगी। शरद पवार ने कहा कि मुझे इस मामले में राज्य सरकार से बात करनी होगी, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा सुझाया है कि जीएसटी का जो भी बकाया केंद्र का है, जो भी केंद्र के पास है, वो रकम केंद्र राज्य को अगर दे दे तो लोगों को राहत पहुंचाने को लेकर फैसला किया जाएगा। तो शरद पवार की ओर से बड़ा बयान आया है महाराष्ट्र की जनता के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में जानेंगे, जम्मू कश्मीर के SKIMS मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा बलों पर हमला, फायरिंग कर फरार हुए आतंकी। तो जम्मू से शूटआउट की खबर आ रही है, देखते हैं खबर में क्या है।
तो श्रीनगर में एक बार फिर से आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की है। आतंकवादियों ने श्रीनगर के बेमीना में SKIMS मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुरक्षा बलों पर फायरिंग की है। इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस ने ये बताया है कि गोलियों की आवाज से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ऐसे मौके पर फायदा उठाकर आतंकी वारदात को अंजाम देकर फरार होने में सफल रहे। सुरक्षा बलों का कहना है कि हमलावर आसपास ही कहीं छुपे होंगे। उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की तरफ। अगली न्यूज अपडेट भी है कश्मीर से। गुलमर्ग सहित कई इलाकों में बर्फबारी, बारामूला पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। यह दोस्तों तस्वीरों में आप देख सकते हैं बर्फ की चादर बहुत ही खूबसूरत बना रही है कश्मीर की सरजमी को। उसी के रिलेटेड एक खबर है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में शुक्रवार को बर्फबारी हुई। इनमें बारामूला जिले के गुलमर्ग, कुपवाड़ा जिले के माछिल और तंगधार, बांडीपुरा जिले के गुरेज तथा गांदरबल जिले के सोनमर्ग में बर्फबारी हुई है। आपको बता दें कि बर्फबारी को देखते हुए बारामूला पुलिस ने गुलमर्ग की ओर जाने वाले पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। पर्यटकों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की गई है। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर जारी किए गए मोबाइल नंबर्स पर संपर्क करने को भी कहा गया है। देखते अगली न्यूज अपडेट अगले समाचार में है। अफगानिस्तान पर NSA लेवल की वार्ता में हिस्सा लेंगे ईरान और रूस, मेजबान है भारत। जहां दोस्तों NSA लेवल की वार्ता होने जा रही है, क्या है खबर में जानेंगे। रूस और ईरान समेत लगभग सभी मध्य एशियाई देशों ने अफगानिस्तान पर एक क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। इस वार्ता की मेजबानी भारत द्वारा 10 नवंबर को की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि वार्ता में हिस्सा नहीं लेने की पाकिस्तानी मीडिया की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन आश्चर्यजनक नहीं है। सूत्रों ने कहा कि यह टिप्पणी अफगानिस्तान को अपना सुरक्षित देश के रूप में देखने की इस्लामाबाद की मानसिकता को दिखाती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में जानेंगे, शख्स ने ऑनलाइन ऑर्डर किया पासपोर्ट कवर, कंपनी ने कवर के साथ पासपोर्ट भी भेजा। तो दोस्तों ये काफ़ी अजीब मामला लग रहा है क्योंकि पासपोर्ट इशू करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है, कोई भी इसे दे नहीं सकता। तो ऑनलाइन ऑर्डर पर पासपोर्ट कैसे आ सकता है, क्या है न्यूज़ में जानेंगे। केरल के वायनाड जिले के एक व्यक्ति ने दावा किया है कि उसने कुछ दिन पहले पासपोर्ट कवर का ऑर्डर दिया था और उसे ई-कॉमर्स कंपनी से पासपोर्ट कवर में वैध पासपोर्ट भी प्राप्त हुआ है। वायनाड जिले के कनियम पिट्टन के रहने वाले मिथुन बाबू ने बताया कि 30 अक्टूबर को उन्होंने अमेज़न पर पासपोर्ट कवर का ऑर्डर दिया था। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर को जब उन्हें इसका पैकेट मिला तो उन्होंने पाया कि इसमें पासपोर्ट कवर है, लेकिन तब आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने उसमें पासपोर्ट भी देखा। बाबू के मुताबिक पैकेट में उन्होंने जो पासपोर्ट देखा जो उन्हें मिला है वह त्रिशूर जिले के कन्नामकुलम के रहने वाले किसी नाबालिग का है। बाबू ने बताया कि उन्होंने अमेज़न के ग्राहक सेवा से संपर्क किया लेकिन कोई उचित जवाब नहीं मिला। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि मैंने 3 ग्राहक सेवा कार्यकारियों से करीब 40 मिनट तक बात की लेकिन कोई भी नहीं बता सका कि मैं इस पासपोर्ट जैसे अहम दस्तावेज का क्या करूं। बाद में मैंने अपने एक मित्र की सलाह पर पुलिस से संपर्क किया और उन्हें पासपोर्ट सौंप दिया। अमेज़न से तत्काल इस मामले पर प्रतिक्रिया नहीं मिली है लेकिन पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में जानेंगे, क्या 5 साल चलेगा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत का आया बड़ा बयान। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से बड़ा बयान आया है। जानते हैं खबर में क्या है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर सरकारें 5 साल तक अपनी सरकार चला सकती है तो उनका आंदोलन भी जनता का चुना हुआ आंदोलन है और आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार 3 कृषि कानून वापस नहीं लेती और MSP की गारंटी का कानून नहीं बनाती। राकेश टिकैत के बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि आंदोलनकारी अब लंबे समय तक चलने के लिए तैयार है। आंदोलन भी अब लंबे समय तक चल सकता है। बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की ओर। अगली न्यूज अपडेट में भी आपको ये ट्वीट दिखाया गया है जो राकेश टिकैत की तरफ से आया है। आपको ट्वीट भी हम पढ़कर सुना देते हैं। देश का किसान आंदोलन छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अगर सरकारें 5 साल तक अपनी सरकार चला सकती है तो ये आंदोलन भी जनता का चुना हुआ है आंदोलन है
और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक भारत सरकार एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाएगी और ये 3 काले कृषि कानून वापस नहीं लेगी। राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन, तो उन्होंने अपने फोटो के साथ ये ट्वीट किया है। एनआई की तरफ से ये खबर आई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में हम जानेंगे अमेरिका में भी दिवाली की धूम, राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दी शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, जैसे क्रिसमस पूरी दुनिया में मनाया जाता है एक सम्मान की नज़र से, एक खुशी के पर्व की नज़र से देखा जाता है, वैसे ही दुनिया भर में भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा है। चीन के बाद जनसंख्या में भी हमारा ही नंबर आता है, तो उसमें कोई अचरज की बात नहीं कि भारतीयों का त्यौहार दिवाली पूरी इंडिया में फेमस हो। इसी के रिलेटेड एक खबर है, जानते हैं खबर में क्या है। वॉशिंगटन से खबर आई है, भारत के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली की धूम अमेरिका में भी नजर आई है। अमेरिका में रह रहे कई भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों ने वहां पर दिवाली का त्यौहार मनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दीपावली के मौके पर अमेरिका और दुनिया भर में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को दीपावली दीप दान उत्सव की शुभकामनाएं भी भेजी है। कमला हैरिस भारतीय मूल की महिला है, वह भारत का इतिहास जानती है। व्हाइट हाउस में दीपावली मनाने की तस्वीर शेयर करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिवाली का प्रकाश हमें अंधकार से ज्ञान की तरफ ले जाए, और उन्होंने अमेरिका तथा दुनिया भर में रह रहे हिंदू, सिख तथा बौद्ध जैन धर्म के लोगों को व्हाइट हाउस की तरफ से दीपावली दीप दानोत्सव की शुभकामनाएं दी है। वहीं भारतीय मूल की महिला और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी भारत को दीपावली की शुभकामनाएं भेजी है और कहा है कि इस साल कोरोना की महामारी को ध्यान में रखते हुए इस त्योहार के गहरे मायने हैं। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो अगले समाचार में जानेंगे सस्ता होगा खाने का तेल, सरकार ने कृषि उपकर घटाया और बेसिक ड्यूटी भी शून्य की। तो महंगाई और गुस्से से उबल रही जनता को थोड़ा कूल डाउन करने के लिए सरकार कुछ नए हथकंडे अपना रही है। उसी के रिलेटेड ये खबर है, जानेंगे क्या है खबर में। सरकार ने पिछले 1 साल से खाना पकाने के तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क को 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया है। इन तेलों पर कृषि उपकर को कच्चे पाम तेल के लिए 20% से घटाकर 7.5% और कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल के लिए 5% कर दिया है। उपरोक्त कटौती के परिणाम स्वरूप कच्चे पाम तेल के लिए कुल शुल्क 7.5% और कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल के लिए 5% है। आरबीडी पामोलिन ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर बेसिक ड्यूटी मौजूदा 32.5% से घटाकर 17.5% कर दी गई है। कटौती से पहले कच्चे खाद्य तेलों के सभी रूपों पर कृषि उपकर 20% था। कटौती के बाद क्रूड पाम ऑयल पर 8.25%, क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर 5.5% शुल्क लगेगा। आपको बता दें कि पाम ऑयल की कीमतों में, जो पाम ऑयल है उसकी कीमतों में क्या बदलाव आया है। प्रति किलोग्राम पर दिल्ली 6 रुपए, अलीगढ़ 18 रुपए, जुवाई मेघालय में 10 रुपए, डिंडीगुल TN 5 रुपए और कड्डालोर तमिलनाडु में 7 रुपए। मूंगफली के तेल में भी कमी दर्ज की गई है। दिल्ली में 7 रुपए, सागर MP में 10 रुपए, जुवाई मेघालय 10 रुपए और कड्डालोर तमिलनाडु में 10 रुपए। वैसे ही आप स्क्रीन पर सारे भाव देख सकते हैं, जो कुछ ज़्यादा नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में है ग्रेटा थनबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता को बताया विफल, नेताओं पर लगाए आरोप। जी दोस्तों, ग्रेटा थनबर्ग अभी चर्चा में आई थी, किसान आंदोलन के वक्त भी चर्चा में आई थी। जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता है, समाज सेविका है, उनके बारे में जानेंगे। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने कहा कि ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ता अभी तक विफल है। उन्होंने विश्व नेताओं पर नियमों से जानबूझकर खामियां छोड़ने का आरोप लगाया। सम्मेलन स्थल के बाहर एक रैली में थनबर्ग ने गैर बाध्यकारी संकल्पों के बजाय प्रदूषण करने वालों पर नकेल कसने के लिए सख्त नियमों का आह्वान किया है। ग्रेटा थनबर्ग ने कटाक्ष भरा बयान दिया है, उसको हम बताते हैं क्या है। ग्रेटा थनबर्ग ने कहा है कि many are asking what it will take for people in power to wake up, but let's be clear, they are already awake, they know exactly what they are doing.
They know exactly what priceless values they're sacrificing to maintain business as usual। तो काफी गहरी बात की है ग्रेटा थनबर्ग ने। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अगले समाचार में है बेजोस मुकदमा हारे, मस्क की कंपनी ही बनाएगी मून लैंडर। जी हाँ दोस्तों, इलॉन मस्क मुकदमा जीत चुके हैं। क्या है खबर में जानते हैं। तो अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कार्यक्रम एजेंसी ब्लू ओरिजिन नासा हार गई है। आपको बता दें कि अमेज़न के जो संस्थापक है जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कार्यक्रम ओरिजिन नासा के लैंडर निर्माण हार चुकी है। अदालत मानव को चंद्रमा पर उतारने वाले आधुनिक लैंडर के लिए नासा द्वारा स्पेसएक्स के चयन को बरकरार रखा है। कोर्ट ने पाया कि नासा ऐसे फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। जहाँ दोस्तों, तो अब जो मून लैंडर था, इंसान को धरती से चंद्रमा पर उतारने वाला जो आधुनिक लैंडर है, जिसके जरिए यात्रा की जाएगी, जिसके जरिए लैंड किया जाएगा, तो अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ये चाहते थे कि नासा उनकी कंपनी से ये मून लैंडर ले, लेकिन उस पर केस हुआ और हालांकि अब बात सामने आ चुकी है। इलॉन मस्क उस केस में जीत चुके हैं। अब इलॉन मस्क की कंपनी ही मून लैंडर नासा को देगी। इसका मतलब अब मून लैंडर के जरिए, स्टारलिंक के जरिए इलॉन मस्क अब अपना कदम चांद पर भी रखने वाले हैं। तो इसकी विस्तृत खबर हम आपको बता देते हैं कि ब्लू ओरिजिन ने सिर्फ स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट सिस्टम को चुनने के लिए अप्रैल में नासा के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। दरअसल नासा दोनों कंपनियों के लैंडर सिस्टम खरीदना चाहती थी, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस द्वारा बजट कम करने से सिर्फ स्पेसएक्स का ही लैंडर खरीदने पर सहमति बन सकी। ब्लू ओरिजिन ने नासा को $2 अरब की छूट देने की पेशकश भी की, लेकिन अंतरिक्ष एजेंसी ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद ही ब्लू ओरिजिन ने अदालत जाने का फैसला किया। इसके अलावा एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की उपग्रह ब्रॉडबैंड इकाई स्टारलिंक भारत के ग्रामीण इलाकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश में ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार करने के लिए भारत में दूरसंचार कंपनियों के साथ गठजोड़ की संभावना भी तलाश रही है। आपको बता दें कि स्पेसएक्स में स्टारलिंक के कंट्री निदेशक भारत संजय भार्गव के अनुसार नीति आयोग द्वारा चरण 1 के तहत 12 आकांक्षी जिलों की पहचान करने के बाद वे विभिन्न कंपनियों एवं यूएसओएफ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के रुचि स्तर को देखेंगे। बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की ओर। तो अगली न्यूज अपडेट में है जारी है चीन की तानाशाही, तिब्बती मठों में छापेमारी, युवा भिक्षुओं पर घर जाने का दबाव। चीन की शी जिनपिंग सरकार अब तिब्बती छात्रों को उनकी भाषा से काटने की नापाक कोशिशों में जुट गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक चीनी अधिकारियों ने किंगई प्रांत में अनौपचारिक तिब्बती भाषा की कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन विषय की कक्षाओं के लिए बच्चे अपने स्कूल के बाहर जाते हैं। रेडियो फ्री एशिया ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चीनी अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि सरकार के इस आदेश का उल्लंघन करने वाले को गंभीर कानूनी सजा का सामना करना पड़ेगा। दरअसल सूत्र ने बताया है कि तिब्बती भाषा का सफाया करने की नापाक कोशिश चीन ने की है। चीनी अधिकारियों की ओर से किसी भी व्यक्ति या संगठन को स्कूल बंद होने पर सर्दियों की छुट्टी के दौरान तिब्बती भाषा सीखने के लिए अनौपचारिक कक्षाएं या कार्यशाला आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है। चीनी अधिकारियों की ओर से गणित और विज्ञान जैसे विषयों को केवल चीनी भाषा में पढ़ाने का दबाव डाला जा रहा है। रेडियो फ्री एशिया के सूत्रों ने हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सभी प्राथमिक विद्यालयों में पहले से ही गणित और विज्ञान को चीनी भाषा में पढ़ाया जा रहा है। चीनी अधिकारियों के दबाव के बाद अन्य सभी विषयों को धीरे धीरे चीनी भाषा में पढ़ाया जाएगा। धर्मशाला स्थित तिब्बती सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी के एक शोधकर्ता ने कहा कि तिब्बती भाषा वर्गों पर चीन सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध तिब्बतियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले हैं, जो कि 100% सच बात है। तो अब जानेंगे मौसम का हाल कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर के अनुसार कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, दक्षिण महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, रायलसीमा के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र के मध्य भाग में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मराठवाड़ा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। हमारे
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। निचले स्तरों में उत्तर पश्चिमी हवाओं के मजबूत होने से दिल्ली के प्रदूषण में सुधार होने की भी संभावना है। इसी के साथ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के हिस्सों में, गुजरात में भी हल्की ठंड बढ़ने की भी संभावना है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज के बुलेटिन की न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन बेहद ही खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।